हिंदी साहित्य की कथा कहानियों में आज आप सुनेंगे समकालीन प्रमुख लेखिकाओं में शुमार किरण सिंह जी की लिखी हुई कहानी एक रात की कीमत। आवाज़ दी है मैंने, यानी सीमा सिंह ने। मी लॉर्ड, ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सफ़ेद पैंट शर्ट के ऊपर काला कोट और गले में बैंड बांधे एडवोकेट अजय प्रताप सिंह सभी तथ्यों तथा कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए अपने मुवक्किल के पक्ष में न्यायाधीश को समझाने के लिए बलिया की अदालत में जज साहब से अंतिम बहस कर रहे थे। जज साहब पूरे रुआब में इजलास पर अपने आसन ग्रहण कर ध्यानपूर्वक एडवोकेट अजय प्रताप सिंह की दलीलें सुन रहे थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज साहब फैसला सुनाने के पहले कटघरे में खड़े आरोपी सतीश की तरफ मुखातिब होते हुए उससे बोले, सारे सबूत और गवाह तो आपके खिलाफ हैं, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? जी सर, कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना है। अचानक सतीश के सूखे कंठ से बोल फूट पड़े, जैसे सन्नाटे में किसी ने अचानक टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया हो। उस दिन सतीश ने आसमानी रंग का शर्ट और काले रंग का पैंट पहना हुआ था। वो अपने माथे पर टपकते पसीने को रुमाल से पोंछते हुए बोला, हाँ कहिए, जो भी कहना हो। जज साहब, जैसे फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले मुजरिम की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, कुछ उसी अंदाज में बोले। सतीश ने मन में सोचा, अब सज़ा तो मिलनी ही है, इसलिए अदालत को सच बताना जरूरी है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कटघरे में खड़ा सतीश एक कथावाचक की तरह अपना पक्ष रखते हुए अपनी कहानी सुना रहा था। उस समय अदालत में उपस्थित सभी लोग शांति से उसकी बातें सुन रहे थे। जैसे जैसे सतीश की कहानी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वादी नूपुर के चेहरे का रंग गिरगिट की तरह लाल पीला हो रहा था। उस रोज नूपुर काले रंग की बॉर्डर वाली बंगाल की तांत साड़ी पहने हुए थी, जिसके साथ लाल कंट्रास्ट ब्लाउज फब रहा था। माथे पर लाल बिंदी और होठों पर हल्के लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। साड़ी का पल्लू कंधे से लाकर आगे की तरफ किया हुआ था, जो कि एक सभ्य समाज का परिचायक होता है, लेकिन उसके चेहरे का हाव भाव उसके चरित्र का परिचय दे रहे थे। सतीश बोल रहा था, सर ये सच है कि मैंने नूपुर के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, लेकिन मैंने नूपुर के साथ बलात्कार किया था, ये सच नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आरोपी अब नई कहानी गढ़कर अदालत का समय जाया कर रहा है। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने सतीश की बातों के बीच में ही टोकते हुए कहा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। फैसला सुनाने से पहले पूरी सच्चाई जानना जरूरी है। जज ने एडवोकेट अजय प्रताप सिंह को बैठने का इशारा करते हुए सतीश की तरफ मुखातिब होकर कहा। जज के आदेश पर सतीश अपनी बात और भी तटस्थता के साथ कहने लगा। सर, उस रात मैंने दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। नशे की हालत में मैं घर जाने के लिए सड़क पर बहुत देर तक खड़ा होकर ऑटो रुकवा रहा था। ऑटो वाला मेरे बगल में ऑटो रोककर मेरा गंतव्य पूछता और फिर मना करके आगे बढ़ जाता था। करीब 10-15 मिनट सड़क पर खड़े रहने के बाद अंततः मेरे बगल में एक ऑटो आकर रुका। उस ऑटो में एक युवती बैठी हुई थी। ऑटो में युवती को बैठा हुआ देखकर पहले तो मैंने मना करना चाहा, फिर अपनी परिस्थिति देखकर सोचा कि जब इस युवती को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तो मर्द हूँ, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। तभी ऑटो ड्राइवर ने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, बहेरी मोड़। ऑटो ड्राइवर बोला, आइए बैठ जाइए, भिरियता है। आई मैडम जी को भी उधरे जाना है, चलिए छोड़ देते हैं। मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछा, कितना किराया लोगे? ऑटो ड्राइवर बोला, रात का बेरा है, जो बुझाएगा दे दीजिएगा, आइए जल्दी बैठिए। मैं उस ऑटो पर बैठ गया। एक तो उस रात वैसे ही मैं नशे में चूर था, उस पर बगल में बैठी खूबसूरत युवती के कोमल हथेलियों का स्पर्श मुझे मदहोश कर रहा था। उस युवती के हाव भाव और उसके छुअन से मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो युवती एक पेशेवर स्त्री है। पहले तो मैंने खुद को संयत करने का प्रयास किया, लेकिन अनायास मेरे हाथ भी उसकी हथेलियों की तरफ यंत्रवत बढ़ गए। मैंने उसकी हथेलियों को कसकर दबाया। युवती मेरे और करीब आ गई। मेरे एक हाथ उसकी हथेलियों पर और दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। युवती का सर मेरे कंधे पर आ टिका। उसने मुझसे पूछा, घर में कौन कौन है? मैंने कहा, अभी तो मैं अकेला हूँ।
उसने पूछा, कुंवारे हो? हूँ तो कुंवारा, लेकिन बहुत ही जल्दी शादीशुदा हो जाऊंगा। मैंने उसकी मंशा पढ़ते हुए उस बला को टालने की कोशिश करते हुए कहा। उसने मेरे करीब आते हुए कहा, फिर तो ग्रीन सिग्नल है कि क्या? मैं समझा नहीं। मैंने कहा। ऑटो ड्राइवर कनखियों से बीच बीच में हमें देख रहा था। मैं सहम रहा था। तभी वो युवती बोली, इतने भी भोले मत बनो यार। वैसे तो मेरा रेट 2000 है, लेकिन तुम्हारी सूरत मुझे भा गई, इसलिए तुम्हारे लिए एक रात 1000। उसने अपने होंठों को मेरे कानों के पास लाकर फुसफुसाते हुए कहा। उस समय मेरा मन मेरे वश में नहीं था। दिल दिमाग में जंग छिड़ गई थी। दिल कहता था कि एक रात की ही तो बात है, चलो ज़िंदगी के मज़े ले लो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और दिमाग कहता था, क्यों आफत मोल ले रहे हो भाई, अभी तुम्हारी सगाई होने वाली है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। वैसे भी बहुत मुश्किल से इतनी अच्छी लड़की रानी मिली है, जिसको माँ बहू बनाने का सपना देख रही हैं, कहीं कुछ लफड़ा ना हो जाए। लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने सौदा मंजूर कर लिया। अब उसके होठ मेरे कानों से हटकर मेरे गालों तक आ पहुँचे। मेरे शरीर में विद्युत की तरंगें दौड़ने लगी थीं। शराब और शवाब दोनों का एक साथ नशा मुझे किसी अन्य लोक में सैर करा रहा था। तभी ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया। मैं ऑटो वाले का किराया देकर उतर गया। युवती भी वहीं उतर गई। आगे जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोचकर मैंने उस खूबसूरत रात को अपनी मुट्ठी में भर लिया। 1000 के बदले इतनी सुनहरी रात मुझे फ़ायदे का सौदा लग रहा था। सुबह होने से पहले ही मैंने उसे 1000 रुपये देकर विदा कर दिया। जाते जाते उसने मुझे एक मुस्कान के साथ थैंक्स कहा और मुझे कागज़ का टुकड़ा जिस पर उसका मोबाइल नंबर अंकित था पकड़ाते हुए कहा, जब जी चाहे बुला लेना डियर, बंदी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। श्योर कहकर मैंने भी उसे मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बाय कहा। अब मेरी अंतिम सप्ताह की छुट्टी की रात उसके साथ गुजरने लगी। धीरे धीरे मेरा मन उससे भरने लगा। मैंने सोचा कि जब पैसे देकर ही युवती के साथ रात गुजारनी है तो फिर एक ही क्यों ना किसी और लड़की को ट्राई किया जाए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। राह को आसान बनाया उसी ऑटो ड्राइवर ने। उस युवती से ही मालूम हुआ कि वो ऑटो चलाने के साथ साथ पेशेवर लड़कियों की दलाली भी करता था। मैंने जब उससे अपनी इच्छा जाहिर की तो उसने मेरे पास बदल बदल कर पेशेवर लड़कियां भेजने शुरू कर दी। फिर मेरी आधी से अधिक कमाई शराब और शवाब में खर्च होने लगी थी, इसलिए महीने के अंत में तंगहाली हो जाती थी। उस रात मेरे जेब में सिर्फ 1000 रुपये था। ऑटो ड्राइवर ने इसी लड़की नूपुर की तरफ अपनी तर्जनी उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा, को भेजा। मैंने ऑटो ड्राइवर से 800 में सौदा तय करके ही इसे अपने घर बुलाया था। महीने की अंतिम तारीख थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अगले दिन पहली तारीख को मेरी तनख्वाह मिल ही जाएगी। उस रात जब नूपुर आई तो उसे मैं एकटक देखता रह गया। वो मुस्कुरा दी। उसकी मोहक मुस्कान में एक अलग ही नशा था। मैं उस रात बिना पिए ही बहकता चला गया। एक पुरुष को तुष्ट करने के लिए जो कुछ भी चाहिए था, सब कुछ नूपुर में था। वो चाहे खूबसूरती हो या फिर उसके हाव भाव या लटके झटके। वो मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत रात थी। पर मुझे नहीं पता था कि वो सुनहरी रात काली बनने वाली है और ये खूबसूरत युवती मेरी ज़िंदगी में विषकन्या बनकर आई है। मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैंने नूपुर को 800 रुपये थमाया तो उसने कहा, ये क्या? मैंने कहा, एक रात की कीमत। उसने कहा, अभी तक नशा नहीं उतरा क्या डार्लिंग? क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 7200 और हुए? क्या 7200? बात तो 800 में हुई थी ना? सर, सचमुच आपको अब तक चढ़ी हुई है? 800 नहीं, 8000 में बात फाइनल हुई थी। मैं अवाक उसका मुंह ताकते रह गया। जेब में तो मेरे सिर्फ 200 रुपये थे, देता भी कैसे? अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट थी, इसीलिए एंगेजमेंट रिंग भी लेनी थी। इसीलिए मैंने नूपुर के साथ कड़ा रुख अख्तियार करके उसे जाने के लिए कहा। उस वक्त हमारे बीच काफ़ी कहासुनी हुई और अंत में कहासुनी झगड़े में बदल गई। उसने मुझे धमकाया। मैंने कहा, मैं तुम जैसी औरतों को जानता हूँ, इसीलिए इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाला। तुम्हें जो करना है कर लो। तब मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी लड़कियाँ इतनी खतरनाक होती हैं। मुझे अब तक वो सारी बातें याद आ रही हैं
जो गांव से शहर जाते समय मेरे पिताजी ने मुझसे समझाई थी। देख बबुआ, बाहर जाने में जे आपन जीव और लिंग पर लगाम लगाई से ही कमाई कर सकेला, न तो अर्थात देखो बेटा, बाहर जो अपने जीव और लिंग को अपने काबू में रखेगा वही कमा सकेगा, वरना। तब मैंने अपने पिता की बातों को हंसी में उड़ा दिया था, ये सोचकर कि हमारे माँ बाप तो ज़िंदगी भर बेमतलब का उपदेश ही देते रहते हैं। काश काश कि मैं उनकी बात को मानकर उस पर अमल करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मुझे जो भी सज़ा मिले मंजूर है, बल्कि मुझ जैसों को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अपना जुर्म कबूल कर सतीश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, लेकिन अदालत से एक गुजारिश है। सतीश की बातें सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। नूपुर के माथे पर पसीना आ गया और दिल की धड़कनें तीव्र गति से चलने लगीं। वो कभी जज साहब का चेहरा देख रही थी तो कभी सतीश का। तभी जज ने कहा, बोलिए, आपको जो भी कहना है कहिए। सतीश अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, नूपुर जैसी औरतों के लिए भी सज़ा मुकर्रर हो, ताकि इन जैसी औरतें मर्दों को पहले अपने मोह जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध स्थापित कर बाद में उन पर औरत का कार्ड खेलकर मुकदमा न दायर कर सकें। जज साहब, बस मुझे इतना ही कहना था। कटघरे से बाहर निकलते हुए सतीश स्वयं को हल्का महसूस कर रहा था। तभी एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने जज की तरफ मुखातिब होकर कहा, मी लॉर्ड, सतीश मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सबूतों और गवाहों के बयानों के मद्देनज़र सतीश को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में औरतें सुरक्षित रह सकें। सतीश और एडवोकेट अजय प्रताप सिंह की बहस सुनने के बाद जज साहब ने 1 महीने बाद मुकदमे की सुनवाई की तारीख दी। अदालत के बाहर पत्रकारों के तीखे प्रश्न नूपुर को बेंधते हैं। नूपुर मुंह छुपाकर भाग रही है। अगली सुबह नूपुर और सतीश की तस्वीर के साथ ये समाचार शहर के सभी समाचार पत्रों में छप जाता है। समाचार का शीर्षक था, एक रात की कीमत। अभी आप सुन रहे थे किरण सिंह जी की लिखी हुई कहानी एक रात की कीमत। ये कहानी उन युवकों और पुरुषों के लिए एक सबक है जो बाजारू औरतों के चक्कर में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।